देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से सभी छात्र परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं। हमारे माध्यम से आपको जो अनसोल्ड पेपर दिए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें आपने पूरी तरह सॉल्व भी किया होगा और तैयार भी किया होगा। आने वाली परीक्षाएं एक बेहतर अंकों के साथ आप क्रॉस करें, इसकी हमारी शुभकामनाएं हैं। और जितने भी और तैयारियां हम करवा सकते हैं परीक्षाओं तक, हम पूरा प्रयास करेंगे। बस आप एक काम कीजिए कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आपके साथ में आपके अन्य साथी भी इन वीडियो का बेनिफिट ले सकें। देखिए, ये आपका 2016 का तीसरा सेट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज फिजिक्स का। इसके अतिरिक्त आपके 2020, 2019, 2018, 2017 पूरी तरह अपलोड हो चुके हैं। किसी भी सन का कोई भी वीडियो आप देख के उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा है एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु आपकी जितनी दूर रखी होती है, प्रतिबिंब भी आपका उतनी दूर ही बनता है उत्तल में। तो ये प्रतिबिंब भी आपका कितनी दूर बनेगा, 2f दूरी पर ही बनेगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन, इसका मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो मैं बता दूं लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है आपका सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग से ही लेजर लाइटें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो देखिए, लोहे, तांबे और पीतल का तो होता नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचता है टंगस्टन। टंगस्टन बचता है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर टंगस्टन ही होगा। कहता है बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत हैं, तो इनके बीच में क्या संबंध होगा। तो फाई बराबर बी ए होता है। अगर इसकी जगह बी ए कोस थीटा होता तो भी आपका सही माना जाता। अगला प्रश्न है, कहता है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है। क्रांतिक कोण को हम साइन सी से व्यक्त करते हैं, तो ये कितना, साइन 45 है। तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो एन का सूत्र होता है एन बराबर 1/sin c। साइन सी का मान साइन 45 रखेंगे, तो आ जाएगा 1/√2। तो √2 ऊपर आएगा, तो आपका √2 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न तो कहता है ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर के दोनों पार्ट श्रेणी क्रम में हैं, नीचे के दोनों पार्ट श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों को यदि हम समांतर कर देंगे इन दोनों को, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो पहले हमने आर डैश निकाला, मतलब ऊपर के दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर नीचे के दोनों को श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। इसका सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी आर आप एक साथ लगा सकते हैं प्लस लगाकर। और फिर इन दोनों का जो टोटल आया था, मतलब 2 ओम आया था, तो इन दोनों का हमने क्या किया, इन दोनों के लिए हम लोगों ने ये लीजिए, ये समांतर क्रम का सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर हमने R1 R2 की जगह R डैश और R डबल डैश लिया था, तो हमने ये मान रख दिया, इनको हल किया तो हमारा कितना है, 1 ओम आएगा फाइनल आंसर। ठीक है। तो एक प्रश्न और आपका बनता है कि न्यूनतम प्रतिरोध किस स्थिति में होता है और अधिकतम प्रतिरोध किस स्थिति में होता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा जाए, किसी भी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, तो न्यूनतम किस स्थिति में होगा और अधिकतम किस स्थिति में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो श्रेणी क्रम में होता है वो परिपथ का प्रतिरोध उच्चतम स्थिति में होता है, अधिकतम, और समांतर क्रम में न्यूनतम या सबसे कम। दूरदृष्टि दोष क्या है, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख सके परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट न देख सके, तो उसकी आंखों में यह दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। इसीलिए लाल रंग को हम दूर से ही देखते हैं। तो सूर्य का जब उदय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय सूर्य की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरण को हम सबसे पहले देख सकते हैं। इसीलिए हमें क्या होता है, सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लेकिन इसमें विज्ञान की भाषा में हम पढ़ें तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के नज़दीक होता है। ठीक है। सूर्य परतों सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरण की मोटी मोटी परतों से गुजरना होता है। आपको भी पता है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। तो इन परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारी आँखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। आप भी जानते हैं अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, ये होती है आपकी लाल कलर की। इसलिए हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, लाल कलर ही दिखाई देता है। इसलिए इवनिंग के टाइम पर भी यही स्थिति होती है और हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है शाम को डूबते समय। अगला प्रश्न इसी में दिया था, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, ग्रह ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के पास होते हैं, अतः दूरी कम होने पर प्रकाश स्रोत बन जाते हैं। दूरी कम बने, अब आपने कभी देखा है कि तारों से रोशनी होती है। आसमान में इतने सारे तारे हैं, लेकिन उन तारों से पृथ्वी पर रोशनी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक चंद्रमा भी अगर बाहर निकल आता है तो आप देखते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर रोशनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रह होते हैं वो प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं और नज़दीक भी होते हैं। इसलिए इनका परिवर्तन का औसत मान पर परिवर्तन लिख दिया है, इसमें परावर्तन है। परावर्तन का औसत मान 0 हो जाता है, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3 का कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तल कह रहा है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का मान देखिए प्लस का है, इसके बाद यू का मान दे दिया है 30। वी का मान निकालना है आपको। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका मान रखिए। 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/-30, इसमें मान रखेंगे आप। तो 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30, सभी का मान रख देंगे तो ये आपका v का मान 30 निकल आएगा। तो यहाँ m का सूत्र लगा दीजिए, m बराबर I/O, या फिर इसी को हम v/u भी लिखते हैं। यहाँ पर हमने सभी के मान रख दिए। v/u का मान कितना है, 30 है, और u भी 30 है, दोनों का भाग देंगे तो आएगा हमारा -1। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार का होगा तथा वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा। ऋण चिन्ह ये दिखाता है कि हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, कैसा होगा, उल्टा होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये चित्र गलत है, दूसरे का है ये। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर μ0/2π × I/R। ठीक है, यहीं पर आपको सभी का मान रख देना है। यहाँ पर देखिए μ0 का मान कितना है, 4π × 10⁻⁷
और 2 पाई नीचे यूँ का त्यों रखा हुआ है। आई की जगह देखो 5 एम्पियर दी गई है धारा, तो हमने यहाँ पर 5 एम्पियर रख दिया है। इसके बाद कहता है 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल के हमने ये रख दिया। जब हम सभी के मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 10⁻7, ठीक है, गुणे 10। कैसे आ गया, 2 दूने 4, यहाँ से आ जाएगा 2, और ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा ऊपर। 50 से 500 को भाग देंगे तो 10 बढ़ जाएगा। इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिभाषा बड़ी सिंपल है, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ये क्या होती है, P = W/T, या फिर हम W को ये भी लिख सकते हैं I² × RT। तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना बचा, I² × R। मान रख दीजिए सबके। मान रखने के पहले ऐसा करते हैं, एक सूत्र हम बना सकते हैं। यदि हम R का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा R², और यहाँ पर सिंगल R बचेगा क्योंकि यहाँ पहले तो था नहीं, और ऊपर वाले में एक सूत्र बन जाता है V का। तो P = V²/R। और आपको पता है यहाँ पर विभवांतर का मान परिपथ में समान यदि मान लिया जाए तो जो शक्ति होगी वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। यही हमें निकालना था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब की सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखिए, जिसका चित्र ऊपर आ गया था। कहता है सम्मुख परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य विभवांतर, ठीक है। तो ये हमारा चित्र दिया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, ये प्रतिरोध दिए गए हैं हमारे 3-4 जो भी हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, कोई भी चित्र होता है यदि समांतर क्रम दिया गया है तो सबसे पहले हम उसी को हल करते हैं। देखिए ये समांतर क्रम में है, तो 2 और 2 ओम को समांतर क्रम में हल किया तो हमारा कितना आ गया, 1 ओम। अब आप भी जानते हैं 1 ओम और 1 ओम 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम कितने हो गए, 5 ओम। ये सब श्रेणी क्रम में है, तो हमने हल निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद धारा पूछ रहा है, तो I = V/R होता है। V का मान यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है, R का मान हमने 5 निकाला, भाग दे दिया, 1.2 आएगा। इसी प्रकार V विभवांतर किसमें, 3 ओम के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो R का मान 3 है, I का मान 1.2 है, गुणा कर दीजिए, 3.6 वोल्ट आ जाएगा। चौथे में कहता है दृश्य धारा जनरेटर के सिद्धांत एवं कार्य का सचित्र वर्णन करो। ये कार्य विधि का सचित्र वर्णन करो। तो जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत या संचित हो जाता है। देखिए छोटा सा सिद्धांत है ये। सिद्धांत आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार हर सेट में कर ही रहे हैं तो सिद्धांत आपको याद हो गया होगा। लेकिन हम लोग क्या करते थे, पहले इसके भाग लिखते थे और भागों के बारे में भी लिखते थे। तो भागों के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आप सिर्फ चित्र बनाइए, उस चित्र में सभी चीज़ें दर्शा दीजिए और उनके भाग लिख दीजिए, बस हो गया। और कार्यविधि आपको लिखनी पड़ेगी। जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली के पहले आधे चक्कर में कुंडली में प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल 0 से बढ़कर अधिकतम हो जाता है तथा पुनः घटकर 0 हो जाता है। दूसरे आधे चक्कर में विद्युत वाहक बल 0 से बढ़कर
अधिकतम हो जाता है तथा पुनः घटकर शून्य हो जाता है। इस प्रकार आर्मेचर कुंडली की एक पूरे चक्कर में विद्युत वाहक बल 2 बार विपरीत दिशाओं में अधिकतम होता है तथा यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और 2 बार ये शून्य की स्थिति प्राप्त होती है और प्रत्येक चक्कर में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो क्रियाविधि है, जब आप प्रत्यक्ष रूप से उसे देखेंगे, क्योंकि बार बार हमने समझाई है आपको, तो कोई हम विशेष आवश्यकता नहीं समझते कि बार बार डिटेल से बताई जाए, समय बर्बाद होता है। तो आप लोग इसको बाकी सेटों में भी देखकर सीख सकते हैं। मैंने क्रियाविधि के कई और तरीके भी बताए हैं, आपको छोटा से छोटा बताया है, तो आप सभी वीडियो को देखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे एक नए सेट के साथ में और एक नई उम्मीदों के साथ में। तो सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, जितने भी लोगों ने शेयर ना किया हो तो शेयर कर दें, और यदि पसंद आया हो आपको तो आप एक बार लाइक ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट, जो हम आपसे हमेशा कहते हैं, आज भी वही बात कहेंगे, ज़रूर उसको शेयर करें। धन्यवाद।